अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एम अहमद नज़ीर चैनल। जी बेटे, आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 का सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था 2-3 डेफिनेशन थी बायोलॉजिकल मेथड की, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की और स्टेप्स के नाम देखे थे। ठीक है, एक दफ़ा रिकॉल करते हैं। जी बेटे, ये स्टेप्स थे। इन स्टेप्स को आपने 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि पहली दफ़ा पढ़ने से ये मुश्किल लगते हैं। तो पहला स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहचानना। सेकंड है ऑब्जर्वेशन, जो कि 5 सेंसेस की मदद से की जाती है, ये हमने डिटेल पढ़ ली थी। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स और लास्ट वन इज द रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। ठीक है, तो आज हम थर्ड से स्टार्ट करेंगे, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन से। जी बेटे, तो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में क्या है, इसकी डेफिनेशन आएगी कि टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस। बेटे, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन क्या होती है? टेंटेटिव, आप अगर इसका मीनिंग देखते हैं टेंटेटिव का, तो आपको इसका मीनिंग मिलेगा तवज्जुही। तवज्जुही का क्या मतलब है? बेसिकली इसका मतलब है किसी भी वजह पर मबनी होना, किसी भी वजह पर मबनी होना, मीन्स कि कोई ना कोई रीज़नेबल बात हो। ठीक है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है? कोई ना कोई रीज़नेबल बात हो जिसे आप एक्सप्लेन कर रहे हो ऑब्जर्वेशन के बाद, तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि हाइपोथेसिस बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है जो कि हम बनाते हैं। कब बनाते हैं? ऑब्जर्वेशन करने के बाद बनाते हैं। आपने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशंस की, क्वांटिटेटिव की या फिर क्वालिटेटिव की, डिफरेंट सेंस ऑर्गन यूज़ करके किए। उसके बाद फिर आप एक स्टेटमेंट बना देते हो, जो कि स्टेटमेंट क्या होती है? उस ऑब्जर्वेशन को टेंटेटिवली एक्सप्लेन करती है जो कि आपने की है। तो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। तो हम, एक तो इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, उसके बाद ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं हाइपोथेसिस की, कि अगर आप हाइपोथेसिस बनाते हो तो उसके अंदर कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए। तो पहली है कि जो भी आप हाइपोथेसिस बनाते हो ना, वो एक जनरल स्टेटमेंट हो। क्या हो? जनरल स्टेटमेंट। जनरल स्टेटमेंट का क्या मतलब है? एक सिंपल सी हो, जनरल मीन आम सी स्टेटमेंट हो। वो कैसी होनी चाहिए? वो टेंटेटिव होनी चाहिए। टेंटेटिव एक रीज़नेबल बात होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, ये कैसी होनी चाहिए? एग्री विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। क्या मतलब है इसका? हम लिख लेते पहले, एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, इसका क्या मतलब है कि देखो कि आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं रिलेटेड टू साउंड, आप किसी भी साउंड से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन की आपने ढेर सारी, और आप स्टेटमेंट जो हाइपोथेसिस की बना रहे हो वो लाइट से रिलेटेड बना दो, तो ये तो इररेलेवेंट बात हो गई ना। जो भी आपने ऑब्जर्वेशन की है उसी से रिलेटेड आपकी जो है क्या होनी चाहिए? हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, कि आपने उसे सिंपल सी रखना है। सिंपल की बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स, सेंटेंस यूज़ नहीं करना है। एक सिंपल सी स्टेटमेंट बना देनी है जो कि सिंपल सी एक्सप्लेनेशन कर रही हो कि हम बेसिकली कहना क्या चाहते हैं अपनी स्टेटमेंट के ज़रिए। नेक्स्ट है कि वो टेस्टेबल हो, टेस्टेबल। और दूसरी बात है कि वो फॉल्सिफिएबल भी हो, फॉल्सिफिएबल भी हो। इन दोनों बातों का क्या मतलब है? टेस्टेबल का मतलब क्या है कि एक ऐसी स्टेटमेंट बनाएं कि जिस स्टेटमेंट पर फिर हम एक्सपेरिमेंट कर सकें, टेस्ट कर सकें। ठीक है, फिर उस टेस्ट के नतीजे में हम उसे यस और नो में कुछ कह सकें कि क्या ये हाइपोथेसिस करेक्ट है या नहीं, क्या ये स्टेटमेंट ठीक बनाई गई है या नहीं बनाई गई। ठीक है, फॉल्सिफिएबल का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट बनानी है जो बिल्कुल करेक्ट हो। ठीक है, कि हमने बस एक दफ़ा स्टेटमेंट बना दी, अब ये करेक्ट ही है, इसे कोई गलत नहीं कह सकता या इसे कोई फॉल्स नहीं कर सकता। तो डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं उस हाइपोथेसिस पे डिफरेंट टेस्ट कर सकते हैं, और उस टेस्ट के नतीजे में वो हाइपोथेसिस गलत साबित भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जो साइंटिफिक रिसर्च होती है बेसिकली वो ट्रायल एंड एरर ही होता है, कि हम ट्राई करते रहते हैं अपना बेस्ट देने की। तो नए साइंटिस्ट आके नए फार्मूलाज यूज़ करके, नए टेक्निक्स यूज़ करके जो है वो नई जो है वो क्या कह सकते हैं हम, डिस्कवरीज जो है वो भी कर सकते हैं। तो इसलिए वो फॉल्सिफिएबल ही हो सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि आपकी एक्सरसाइज में है, उसे देख लीजिएगा कि हाइपोथेसिस के बारे में कौन सा वाला ऑप्शन गलत है। तो उसमें आएगा इट मस्ट बी करेक्ट। तो मस्ट बी करेक्ट नहीं होती हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस गलत साबित भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने 5 पॉइंट्स लाजमी बहुत अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट बेटा, डिडक्शन। डिडक्शन क्या होने, डिडक्शन क्या है कि आपने जो भी हाइपोथेसिस बनाई है, उस हाइपोथेसिस को आप, उस स्टेटमेंट को आप
एक दूसरी स्टेटमेंट में चेंज करो, एक ऐसी स्टेटमेंट में चेंज करो जो कि बहुत ही ज़्यादा करीब तरीन हो जाए आप इस बात के कि ये हाइपोथेसिस ठीक है। ठीक है, तो डिडक्शन के बारे में क्या कहा जाता है? डिडक्शन की एक छोटी सी डेफिनेशन है, इट इज़ लॉजिकल consequences ऑफ हाइपोथेसिस। क्या है? इट इज़ लॉजिकल consequences, इट इज़ लॉजिकल consequences ऑफ हाइपोथेसिस। अच्छा बेटे, जो डिडक्शन है, इस डेफिनेशन के साथ आपने एक और बात ज़रूर लिखनी है, इफ़ और देन का यूज़ होता है इसमें। इफ़ और देन का क्या मतलब है कि जो भी आपने स्टेटमेंट बनाई है उस स्टेटमेंट को अगर आप इफ़ और देन में चेंज कर देते हो तो वो ज़्यादा सूटेबल हो जाती है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। बेटे आप देख सकते हैं, आपकी बुक मैंने खोली है, यहाँ पर डिडक्शन है, तो डिडक्शन की एग्जांपल आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक छोटी सी अगर हाइपोथेसिस हमारे पास है कि ऑल प्लांट सेल्स हैव अ न्यूक्लियस, कि जितने भी प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होता है। हमें पता है कि प्लांट्स क्या है, यूकैरियोट्स हैं, तो यूकैरियोट्स की बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो ये एक छोटी सी स्टेटमेंट है, आप देख रहे हैं कि छोटी सी स्टेटमेंट है, जनरल है, सिंपल है, तो प्लांट्स की बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है। अगर हम चाहते हैं कि हम इसे एक्सपेरिमेंटल एक लाइन में कन्वर्ट करें कि देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है, बायोलॉजिस्ट कैन नॉट एग्जामिन एवरी लिविंग प्लांट एंड एवरी प्लांट दैट हैज़ एवर लिव टू सी इफ दिस हाइपोथेसिस इज फॉल्स। तो क्या करेगा जो साइंटिस्ट है, वो कुछ ही प्लांट्स को स्टडी कर सकता है, उसके लिए वो स्टेटमेंट को कुछ ऐसा चेंज करेगा, इफ़, ये देखिए यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है, इफ़ आई एग्जामिन सेल्स फ्रॉम अ ब्लेड ऑफ ग्रास। ब्लेड ऑफ ग्रास का क्या मतलब है कि आपने ग्लास का एक बहुत ही पतला सा तराशा लेना है, ठीक है, बहुत ही पतली से उसकी एक लेयर कट करनी है स्लाइड बनाने के लिए। तो फिर जिसके अंदर आप क्या करोगे, ईच वन विल हैव अ न्यूक्लियस, कि वो जो एक पतली सी स्लाइड बनाओगे आप, उसके अंदर आपको जितने भी सेल्स नज़र आएंगे, हर सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस नज़र आना चाहिए। यहाँ पर इफ़ और देन का यूज़ हुआ, तो इफ़ और देन का यूज़ हम किस में करते हैं? डिडक्शन में करते हैं। ठीक है जी बेटे, तो आप डिडक्शन में क्या कहेंगे? डिडक्शन इज द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द हाइपोथेसिस, और आप बताएंगे कि इसमें इफ़ और देन का यूज़ होता है, और साथ ही आप एग्जांपल देंगे जो मैंने अभी आपको दिखाई है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन हो गया, डिडक्शन हो गया, अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। जी बेटे, नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटेशन। मैंने आपको बताया कि हम डिडक्शन वाली लाइन क्यों बनाते हैं, ताकि हम उसे एक्सपेरिमेंटल लाइन में कन्वर्ट कर सकें। जब हम इफ़ और देन का यूज़ कर देते हैं, इट मीन्स कि हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो हमें उसका ये आंसर मिलेगा। तो एक्सपेरिमेंटेशन से रिलेटेड एक लाइन भी है जो कि एमसीक्यू में आती है कि मोस्ट बेसिक स्टेप कौन सा है बायोलॉजिकल मेथड में, तो आप लिखेंगे द मोस्ट बेसिक स्टेप इन द बायोलॉजिकल मेथड इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। अब जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें दो तरह के ग्रुप्स से वास्ता बढ़ता है। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है हम उसमें कहते हैं, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, और दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा होता है, और कंट्रोल को देख लेते हैं हम। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो है जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी एक्सरसाइज में इसकी एक एमसीक्यू है, आप वो भी देख सकते हैं, या फिर उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि जब मलेरिया वाला है आपके इस चैप्टर में पूरी एक्सप्लेनेशन, वो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ उसका थोड़ा सा पोर्शन बता देती हूँ कि ये जो है हाइपोथेसिस बनाई गई थी कि जितने भी मलेरियल पेशेंट हैं उनकी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ठीक है, प्लाज्मोडियम बेसिकली वो एजेंट है जो कि मलेरिया कॉज करता है। तो जब ये बात कही गई थी, उसके बाद डिडक्शन बनाई गई कि अगर प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह है, तो हर मलेरियल पेशेंट की बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट जो है वो सेटअप किया गया था, उसमें भी इस तरह से एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप लिया गया था। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या देखा गया था कि 100 सैंपल लिए थे, ठीक है, और उन 100 सैंपल में से देखा था कि क्या सबके सब मलेरियल पेशेंट की बॉडी के अंदर हमें प्लाज्मोडियम मिलता है। उसकी ऑपोजिट जो है 100 ही सैंपल लिए गए थे एज अ कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप का क्या मतलब है कि उन्हें मलेरिया नहीं था, ठीक है, और इन्हें मलेरिया था। जिन्हें मलेरिया था उन पर एक्सपेरिमेंट क्योंकि किया जाना है कि क्या प्लाज्मोडियम है या नहीं, इसलिए ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था। और दूसरा जो ग्रुप है वो हमें पता है कि उसे मलेरिया नहीं है, तो हमने ये देखना था कि बेसिकली इसका ब्लड जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मल कंपोजिशन है। इस नॉर्मल कंपोजिशन के अंदर क्या चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हुई है इन लोगों के अंदर जो बेसिकली मलेरिया कॉज कर रही है, तो ये कंट्रोल ग्रुप होता है और ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। तो इसके नतीजे में ये देखा गया था कि 100 के 100 लोगों के अंदर ही
प्लाज्मोडियम था। तो हमें कैसे पता चला? क्योंकि वो ब्लड कंपोजिशन से एक एक्स्ट्रा चीज़ प्लाज्मोडियम सबके ही ब्लड के अंदर थी, इस वजह से हमें पता चला कि अच्छा भाई प्लाज्मोडियम ही जो है वो रीज़न है मलेरिया कॉज करने की। कंट्रोल ग्रुप में यहाँ पर कुछ 70 लोग थे समथिंग, उनकी बॉडी के अंदर जो है मतलब प्लाज्मोडियम नहीं था, लेकिन कुछ के अंदर था। वो क्यों था वो फिर क्योंकि आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है तो हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल आप ये देख लें कि कंट्रोल ग्रुप क्या होता है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट, कि आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ये देखने के लिए कि आपने जो हाइपोथेसिस बनाई है, जो डिडक्शन बनाई है वो ठीक है या नहीं, तो उसे क्या किया जाएगा? समराइज़ किया जाएगा बेसिकली, कि उन रिजल्ट्स को जो है उनका सम अप किया जाएगा। आपने देखा है बेटा कि सिर्फ एक आध एक्सपेरिमेंट के नतीजे में आप नहीं कह सकते कि अच्छा ये मैंने जो अपनी कंक्लूजन निकाल लिया। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, जैसे आप देख लें यहाँ पर सिर्फ एक दो लोगों का ब्लड टेस्ट के नतीजे में नहीं बताया कि हाँ प्लाज्मोडियम ही वजह है, 100 लोगों का लिया है। और ये डिफरेंट प्लेसेस में हो सकता है कि डिफरेंट लोगों डिफरेंट एरिया में जाके 100 का सैंपल लिया, फिर डिफरेंट एरिया में जाके 100 का सैंपल लिया, तो काफ़ी ज़्यादा जगह पर जो है एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है। तो उन सब जगहों पर एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद क्या किया जाता है? जो भी आपका रिजल्ट है उसे सम अप किया जाता है, तो इसे हम कहते हैं समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। लास्ट वन इज द रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स में क्या है कि जो आपने अपनी एक कंक्लूजन निकाली या जो भी आपने अपना काम किया है उसे आपने रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने का क्या मतलब है कि उसे जो है किसी ना किसी सेमिनार में स्टूडेंट्स को बताया जाए, जर्नल में लिखा जाए, ठीक है, डिफरेंट बुक्स में जो है उसे पब्लिश किया जाए कि मैंने ये एक फाइंडिंग की है कि मुझे एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम दी गई थी, उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को मैंने इन डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हुए सॉल्व करने की कोशिश की और उसके नतीजे में मैं किसी ना किसी आंसर पर पहुँचाऊँ। अच्छा, यहाँ पे ना आपको एक सवाल भी आता है कि वाई साइंटिस्ट रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स क्यों ज़रूरी है? तो आप ना उस पर आंसर देंगे अपनी बुक में। इसके दो रीज़न्स हैं। वो दो रीज़न्स ये हैं, पहला ये है कि पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट्स इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक मेथड, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है कि आपने जो भी नॉलेज किया उसे आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट के साथ। और दूसरी बात ये है कि इट अलाउ अदर पीपल टू वेरीफाई द रिजल्ट्स। और अगर दूसरे लोग वेरीफाई करते हैं इसको, पहला पॉइंट क्या लिखा कि आप क्या करें उसको, कि ये इसेंशियल पार्ट है, इसेंशियल पार्ट है साइंटिफिक मेथड का या बायोलॉजिकल मेथड का, ठीक है, क्योंकि इसका लास्ट स्टेप भी आ जाता है ना, ताकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग के साथ शेयर करें कि आपने क्या फाइंडिंग की है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि इट अलाउ अदर पीपल टू वेरीफाई योर रिजल्ट। अगर ये काम करते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरे लोग जिस नज़रिए से आपके रिजल्ट को, आपकी फाइंडिंग को देखेंगे, हम देख ही नहीं सकते। तो जब वो देखेंगे तो ऑब्वियसली वो आपकी फाइंडिंग को गलत साबित करने की निगाह से भी देख सकते हैं। तो जब वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि वो गलत साबित करें और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करेंगे आपके हाइपोथेसिस को गलत करने की, और गलत नहीं कर सकेंगे तो उस पर और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होने के नतीजे में आपकी हाइपोथेसिस मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। तो ये दो दो बेसिकली ये दो पॉइंट्स हैं रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स के। अगर आपको सवाल आता है कि वाई रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स इज इम्पॉर्टेंट, तो आप ये दो पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। तो आज बेटे हमने क्या पढ़ा है? आज हमने ऑब्जर्वेशन के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट था हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, डिडक्शन, फिर एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट्स क्या है और रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स क्या है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में अगला टॉपिक लेके आएंगे जो कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। स्टडी ऑफ मलेरिया आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है तो हम उसे नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। तो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है लेक्चर मतलब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम एक और वीडियो लगेगी जिसमें हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे पास पेपर के अकॉर्डिंग, सिर्फ लाहौर बोर्ड के। तो आज के लिए इतना ही बेटा, अल्लाह हाफिज़।